मयंक, मयंक आपने बताया मयंक का मतलब चंद्रमा होता है। जी सर। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर तो ठीक है, बिग बैंग थ्योरी तक एक्सप्लेनेशन होता है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? सर इसके लिए मैंने एक सिद्धांत पढ़ा था, संघट्ट का सिद्धांत, जिसके कारण जिसमें ये कहा जाता है कि पृथ्वी जब बन रही थी तो एक बड़ी उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गई होगी और इससे एक टुकड़ा पृथ्वी से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा होगा, जो चंद्रमा के रूप में आज दिखता है। अच्छा, आजकल चंद्रमा पर अभियान को लेकर भारत बड़ा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है, लगातार अभियान चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं हमारे। ऐसा क्या है चंद्रमा पर, हम क्या चाहते हैं उससे? सर एक तो है कि हमको पृथ्वी आरंभिक स्थिति में कैसी थी इसके बारे में पता चल सकता है चंद्रमा को समझ के। सर पृथ्वी में जैसे लगातार बहुत सारे परिवर्तन हुए जैविक कारकों के कारण, ठीक है, और वायुमंडलीय कारकों के कारण, लेकिन चंद्रमा में ये दोनों चीजें नहीं है, जैविक कारक भी नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है। तो पृथ्वी स्टार्टिंग फेज में कैसी थी ये पता चल सकता है। दूसरा कारण है सर जो हाइड्रोजन का अपर रूप है ट्रिटियम, वो चंद्रमा के ध्रुवों पे मिलने की संभावना है, क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं उससे जो ट्रिटियम निकलता है वो चंद्रमा में मिल सकता है, तो उसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है भविष्य में। तो ये दो कारण सर। क्या हीलियम के मिलने की भी संभावना है चंद्रमा के सरफेस पर? जी सर, मिल सकता है, हीलियम मिलने की संभावना तो है, क्योंकि सोलर फ्लेयर के साथ वो भी आते हैं। अच्छा, अभी इंडिया अपने स्पेस वार तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेस रिसर्च को लेकर बड़ा इच्छुक है और विश्व में बड़ा इसका प्रधान स्थान है। जी। इंडिया के पास वैसे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो स्पेस में इसको अग्रणी एक नेता के रूप में, लीडर के रूप में स्थापित कर सकते हैं? सर पहला तो है हमारे पास एक बड़ी आबादी है, डिमांड है हमारे पास, जो अभी डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ रही है। तो इसलिए सर हमें अपने खुद के, अगर हम इसे जोड़ दें हमारे आत्मनिर्भरता के साथ, तो हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे अभी हम ट्रांसपोंडर्स के लिए जनरली विदेशों पर निर्भर है, तो इस वजह से हम एक बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं, पहला है। दूसरा है सर हमारे पास ऐसी स्किल लेबर्स हैं या स्किल्ड पर्सन्स हैं जो कि स्पेस के सेक्टर में अच्छे से काम कर सकते हैं। तीसरा सर हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की स्थिति ऐसी है कि वो आसपास के देशों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है, तो हम सर सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। तो इन कारणों से सर हम काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सेक्टर्स में। क्या भारत के पास कुछ पारंपरिक आधार पर नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, या विरासत भी है जिसके आधार पर हमें स्पेस की जानकारी अच्छी खासी? यस सर, इसकी विरासत हम अगर जो हमारा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर था, मैं शायद कंफर्म नहीं हूँ ये केरल में कहाँ पर था, बट उसके साथ हम पश्चिम के देशों के साथ हमने कार्य किया था, जिसकी हमें विरासत मिली है। जैसे रामायण पर भी अभी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। वाल्मीकि ने जो डेट बताए हैं सॉफ्टवेयर से लगभग वो साबित हो गए हैं सारे डेट। yes. तो क्या उनका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में? सर माफ कीजिएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं हमको। ठीक, आर्कटिक से भारत को क्या मिलेगा? क्योंकि आर्कटिक का न तो सदस्य है भारत, yes, सर, और न ही आर्कटिक के बहुत करीब है भारत, लेकिन इंटरेस्ट बड़ा ले रहा है उसमें। yes, सर। इससे भारत को क्या क्या मिल सकता है? सर आर्कटिक का क्षेत्र पहले तो रिसोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से रिसोर्स मिल सकते हैं वहाँ पे? ये सर मेनली गैस रिसोर्स मिल सकते हैं, जो नेचुरल गैस वहाँ से। ये गैस बनते कैसे हैं? नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये सर जब ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, जनरली जो समुद्री जीव होते हैं, वे जब प्लेट्स के बीच में दब जाते हैं तो वहाँ पर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन। तो आर्कटिक में ये कैसे दब गए? आर्कटिक तो कोई प्लेट है नहीं। यस सर, लेकिन जो लॉरेंशिया का मूवमेंट हुआ था नॉर्दर्न साइड में, तो उसके कारण सर आर्कटिक क्षेत्र में गैस के भंडार मिलते हैं। इसी प्रकार से रशिया में कोल के भंडार मिलते हैं, जबकि कोयला होने के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रशिया को होना था। तो एक तो हो गया कि प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए भारत इंटरेस्ट ले रहा है। और दूसरा कारण? सर दूसरा कारण है सर, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके कारण सर भारत के तटीय क्षेत्र भी प्रभावित होने वाले हैं। तो यदि हम वहाँ पे इंटरेस्ट ना लें, वहाँ की इकोलॉजी के लिए इंटरेस्ट ना लें, तो हो सकता है सर कि क्योंकि वहाँ के आर्कटिक काउंसिल के देशों को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा आर्कटिक के पिघल जाने से, जबकि हमें पूरी तरीके से नुकसान होगा। तो सर इसलिए हम इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमें नुकसान कम से कम हो।
इससे कौन सा वाटर मार्ग, जो अगर जलमार्ग की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो कौन सा जलमार्ग पर बोझ कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा, या उसके ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएंगे अगर आर्कटिक पिघल जाता है तो? ये सर शायद सर अटलांटिक पे और जो स्वेज कनाल है इससे तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, कौन से देश को? सर मेरे ख्याल से रशिया को मिलेगा, जो उस अभी ब्लैक सी के लिए वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है हॉट वाटर के लिए, तो उसको नॉर्दर्न सी से रास्ता मिल सकता है। आर्कटिक काउंसिल में कितने देश हैं अभी? माफ कीजिएगा सर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ठीक है मयंक।